नमस्कार। इतिहास पर आधारित इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज से हम भारत के बंटवारे पर एक बातचीत का, जानकारियों के साझा करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है विभाजन विभीषका स्मृति दिवस, उसकी वजह से हमने ये शुरू नहीं किया है, लेकिन ये इत्तेफाक है कि टाइमिंग बहुत सही हो गई है और ये जरूरी हो गया है, और भी जरूरी हो गया है कि हम विभाजन के बारे में बेहतर तरीके से जानें ताकि कोई हमें बरगला ना पाए। मैं आपको बता दूं कि भारत का विभाजन 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसमें से 5 में से लेकर 20 लाख लोग तक मारे गए थे और करीब 1 से 2 करोड़ लोग बेघर बार हो गए थे, और इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सभी थे। कोई एक धर्म विशेष का व्यक्ति नहीं था जो मारा गया हो और दूसरे धर्म में मारा हो। ये मिला जुला आयोजन था जिसमें सारे धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया था। अब इस बंटवारे के लिए जिम्मेदार कौन है, ये लगातार विवाद का विषय बना रहा है। इस विषय पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, हजारों सेमिनार हुए होंगे, कितने रिसर्च पेपर लिखे हुए गए होंगे, लेकिन विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस श्रृंखला के तहत आपको कुछ पुख्ता जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है और इसमें हम ले रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे और बाद में पाकिस्तान के कायदे आजम भी बने। बहुत सारे लोग बंटवारे के लिए मुख्य रूप से मोहम्मद अली जिन्ना को दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि जिन्ना ने ही पाकिस्तान की मांग रखी और वो इसके लिए अड़ गए। अंग्रेजों को भी ये सूट करता था और उन्होंने उनका इस्तेमाल किया और इस तरह से भारत का विभाजन हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम आपसे इस बारे में जानकारी शेयर करेंगे और इसके लिए हमारे साथ इतिहास के जानकार और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। मेरा पहला सवाल यही है कि मेरा पहला सवाल यही है कि क्या जिन्ना को भारत विभाजन के लिए अकेले तौर पर जिम्मेदार मानना ठीक है? उनकी छवि पूरी तरह से एक खलनायक के रूप में स्थापित कर दी गई हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में जाहिर है कि वो पाकिस्तान के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। तो हिंदुस्तान में जो छवि बढ़ी गई है वो क्या कित हद तक सही है? देखिए, जहाँ तक आपने बहुत सही तरीके से कहा कि भारत का विभाजन ये बहुत बड़ी त्रासदी थी और उसने कितने परिवारों को बेघर किया, कितनी जानें उसमें गई, कितने प्रकार के अत्याचार हुए, उसकी कोई सीमा नहीं है। और ये बात भी सही है, उस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। पर ये कैनवास इतना बड़ा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि कैनवास का एक भाग लेकर उसी को पूरी सच्चाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं अगर अंग्रेजी का शब्द इससे इस्तेमाल करूं तो पार्टीशन ये मल्टी फैक्टोरियल प्रक्रिया थी, यानी इसमें बहुत सारे तत्व थे पर कुछ तत्व आधारभूत थे। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जिन्ना पर आने के पहले वो आधारभूत तत्वों पर बात करना चाहूँगा कि क्योंकि एक तो बात होती है कि आप राजनीतिक तौर पे आपने किस प्रकार से काम किया, राजनीतिक कौन से कारण उभरे 1920 के बाद, ये एक है। पर उसके पहले भारत के विभाजन की प्रक्रिया की जो जड़ें डाली गई, वो जड़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और उन जड़ों को देखने के लिए हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा 1857 की क्रांति पर। मैं जिन्ना पर आऊँगा, वो मेरा आज मुख्य रहेगा, पर थोड़ा एक बैकग्राउंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बहुत जरूरी है। हमारे दर्शक के पहले भी पृष्ठभूमि के साथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से उनकी समझ में आएगा। जी जी जी। तो देखिए, एक तो पहले बताऊं कि 1857 की क्रांति के पहले भी अंग्रेजों ने एक किताब कमीशन कराई थी, उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय जेम्स मिल। अब ये जेम्स मिल की किताब में वो क्या करते हैं, भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। तो पहले इसकी आप चालाकी समझिए कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं और खुद को क्रिश्चियन नहीं कह रहे, खुद को कह रहे हैं ब्रिटिश। ठीक है, तो ये इसकी क्या ये बुनियाद उन्होंने यहाँ खड़ी कर दी जिससे आगे यहाँ की राजनीति को हिंदू मुसलमान के रूप में बांटा जा सके, नंबर 1।
नंबर दो, 1857 की जो क्रांति हुई उसमें अगर आपको याद होगा तो क्रांति की चिंगारी लगाई मंगल पांडे ने, क्रांति की चिंगारी लगाई मंगल पांडे ने, और इस क्रांति का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया। उन्हीं के साथी जो थे तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, ये सब उसमें शामिल थे। यानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इसके बाद जब ब्रिटिश ने खुद के शासन को संभाला तो उस समय लॉर्ड एल्फिस्टन वाइसरॉय थे। उन्होंने बंबई में एक मीटिंग बुलाई ब्रिटिश ऑफिसर्स की, और उन्होंने कहा देखो भाई, अगर इस प्रकार के विद्रोह चलते रहे तो हमारी सत्ता तो चल नहीं सकेगी, तो हमें यहाँ वही पॉलिसी लगाना चाहिए जो रोमन अम्पायर लगाता था, जिसका ग्रीक में कहते हैं डिवाइड एट एम्परा, यानी हम जिसको साधारण हिंदी में बांटो और राज करो की नीति लगाई। तो ये एक तरफ की घटना हो गई। दूसरा, जब यहाँ सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, और वो सामाजिक परिवर्तन में बार बार दोहराता हूँ, मुख्य तौर से 5 परिवर्तन हो रहे थे। एक, उद्योग धंधों का विकास, इंडस्ट्रीज का विकास। दूसरा, संचार व्यवस्था का विकास। तीसरा, आधुनिक शिक्षा का विकास। चौथा, आधुनिक न्याय व्यवस्था और आधुनिक पनिशमेंट सिस्टम। ये व्यवस्थाओं का जब विकास हो रहा था, इसी के साथ साथ 2 बड़ी चीजें हो रही थी। एक, दलितों के बीच में शिक्षा का आना, दूसरा स्त्रियों के बीच में शिक्षा का आना। अब यहीं से ये भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बनते हैं। जब ये भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बनते हैं तो उसके विरोध करने के लिए यहाँ जो सामर्थ्य वर्ग था, जमींदारी वर्ग था, वो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करता है। यहाँ ये बड़ी मजेदार चीज है कि ये जो नए वर्ग उभरे, उन्होंने अलग अलग प्रकार के संगठन बनाए, पुणे सार्वजनिक सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा वगैरह वगैरह इन्होंने बनाए, और उसकी परिणति 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से हुई। अब ये जो राजा नवाब थे, ये क्या कर रहे थे? ये सोए नहीं थे। इन्होंने ये भी साथ में आए, और उन्हें लगा कि ये जो कुछ चल रहा है ये हमारे सत्ता के खिलाफ है। तो इसलिए उन्होंने सत्ता के खिलाफ नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारा धर्म खतरे में है। और यहीं से एक तरफ मुस्लिम राजा नवाब, एक तरफ हिंदू राजा नवाब, एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा की शुरुआत होती है। तो एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद जिसने देश को लगातार जोड़ने की कोशिश की, और दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद। हिंदू राष्ट्रवाद में शुरू में हिंदू महासभा आई, बाद में आरएसएस आया। और इनमें जब मैं कह रहा हूँ कि शुरू में केवल राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे, ये भी आपको बता दूं, बाद में चलकर कुछ शिक्षित लोग, संभ्रांत वर्ग के लोग इनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने इनको लीडरशिप दी। और उसी के उदाहरण में हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात लेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ आपको लोकेट करना पड़ेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ये बहुत होशियार बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में थे, और उनकी जीवन की जो स्टाइल थी वो किसी प्रकार से, जो हम दकियानूसी ट्रेडिशनल मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ रहे, सूअर के मांस से परहेज कर रहे, शराब से परहेज कर रहे, ऐसी उनकी छवि नहीं थी। वो एक जो ब्रिटिश लाइफस्टाइल, आधुनिक सोशलाइजिंग वगैरह में बहुत, और वो काफ़ी होशियार थे। तो खैर 1906-07 में वो भारत में आए, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और यहाँ कांग्रेस के जो अधिवेशन में उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में काम किया। और उसी के साथ साथ ये सेक्रेटरी के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने मुस्लिम इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करना चालू किया, और 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। आपको पता होगा शुरुआत में उस समय अलाउड था, आप दोनों संगठनों के सदस्य रह सकते हैं। अब मुस्लिम लीग ज्वाइन की, और जो पहले से अंग्रेजों ने फूट डालो के नीति रखी हुई थी कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, जिन्ना शुरू में तो उसका भी समर्थन नहीं करते थे। और आपको याद होगा कि 1916 में लखनऊ में तिलक जिन्ना पैक्ट हुआ, हिंदू मुस्लिम पैक्ट हुआ, और सरोजिनी नायडू ने उस समय उसके आसपास लिखा कि जिन्ना साहब जो हैं वो तो हिंदू मुस्लिम एकता के एम्बेसडर हैं।
बिल्कुल। तो उनकी शुरुआत तो यहाँ से होती है कि जो एक जी लिबरल जी है, जो एक जी लिबरल है, पर वो मुसलमान भी हैं। धीरे धीरे उनका लिबरल एस्पेक्ट कम होता गया और मुस्लिम एस्पेक्ट ज़्यादा मजबूत होता गया, और वो जी मुस्लिम एस्पेक्ट मजबूत हुआ। जी, आपको कुछ कुछ जी। मैं ये कह रहा था कि शुरू में जैसा कि आपने बताया, जिन्ना की छवि एक सेकुलर की थी, एक नेशनलिस्ट की थी, जो किसी भी तरह से मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के साथ नहीं था। और ये लंबे समय तक रही, ऐसा नहीं कि 2 4 10 साल में एकदम से पलट गए हों वो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, गांधी से उनके मतभेद हुए और वो एक टकराव धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो उनके अंदर ये भावना बढ़ती गई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो हिंदू है वो उनको कभी इस सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देगी। और इससे धीरे धीरे वो कन्विंस होते चले गए और उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता चला गया। क्या यही ऐसा ही माना जा सकता है? सही, बिल्कुल सही है, पर उसके पहले एक और घटना है। ये आपने जो कहा वो तो बिल्कुल सही है, पर उसके बीच में एक और घटना होती है, और वो होती है कि भारत के आज़ादी के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो महात्मा गांधी 1920 में लॉन्च करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये मेरे ख्याल से इतना यूनिक मूवमेंट है, और मैं कहूँगा कि इसी को लेके आज आगे जो परिणति इसकी होती है क्विट इंडिया मूवमेंट में, यानी गांधी का जो मुख्य तरीका था आम जनता को ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में जोड़ना। यहाँ जिन्ना का विरोध था। जिन्ना एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। वो एक कहते थे कि भाई हमें कानून की सीमा के अंदर रहकर अपने अधिकारों के लिए बात करना चाहिए। तो यहाँ से फ़र्क की शुरुआत होती है, जहाँ से वो गांधी से उनके मतभेद चालू होते हैं। गांधी से मतभेद चालू होते हैं, थोड़े दिन के लिए वो राजनीति से दूर हो जाते हैं। फिर 1926 में वो मुस्लिम लीग को रिवाइव करते हैं, फिर वो कांग्रेस छोड़ देते हैं, मुस्लिम लीग को रिवाइव करते हैं, और वहाँ उनकी ये भावना धीरे धीरे चालू हो जाती है कि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, अगर हिंदू मेजॉरिटी में है तो मुसलमानों को वो कभी भी दबा सकते हैं। इसलिए मुसलमानों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें विशेष प्रावधान चाहिए। और यहीं से जिन्ना की सांप्रदायिक यात्रा की शुरुआत होती है, जिसकी परिणति पाकिस्तान की मांग में होती है। तो वो एक 16 डिमांड्स का चार्टर रखते हैं मोतीलाल जी कमेटी के सामने कि वो सिंध को अलग किया जाए बम्बई से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को एक विशेष दर्जा दिया जाए, और बाकी चीज़ों की वो मांग करते हैं। मोतीलाल नेहरू कमेटी इसमें से कुछ चीज़ों को मानती है, बाकी चीज़ों को रिजेक्ट करती है। और मोतीलाल नेहरू कमेटी पर भी एक दबाव रहता है हिंदू सांप्रदायिक ताकतों का। वो कहते हैं कि ये मुसलमानों की इस प्रकार की डिमांड को आप यील्ड मत कीजिए। तो यहाँ से जिन्ना का एटीट्यूड थोड़ा सा कड़क होता चलता है। अच्छा, अब उनके चारों तरफ कौन है? उनके चारों तरफ तो वही नवाब टाइप के लोग हैं और ज़मींदार टाइप के लोग हैं। वो धीरे धीरे राजनीति की भाषा में कुरान को ले आते हैं, इस्लाम को ले आते हैं, और इसके आधार पे उनका जो मास मोबिलाइजेशन धीरे धीरे वो 1940 के बाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ में एक जिन्ना का पहला मोतीलाल कमेटी ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया, वहाँ से जिन्ना काफ़ी नाराज़ हो गए। दूसरी घटना होती है 1937। 1937 में जो असेंबली के चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस मेजॉरिटी से चुन के आती है, मुस्लिम लीग मुंह की खाती है। फिर मुस्लिम लीग मांग करती है कि भले ही हम लोग डिफीट हो गए हैं, हम लोगों को ज़्यादा सीट्स नहीं मिले, पर मिनिस्ट्री में आप हमको लीजिए। अब यहाँ नेहरू अड़ जाते हैं। नेहरू के जब हम चर्चा करेंगे तो विस्तार में आएंगे। नेहरू इसलिए अड़ जाते हैं, नेहरू कहते हैं कि भाई देखिए, हमको जहाँ भी मिनिस्ट्री बनाना है, हमको वहाँ गरीब किसानों को जमींदारों के चंगुल से बचाना है। और मुस्लिम लीग में ज़्यादातर जमींदार ताकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, नेहरू कहते हैं कि भाई मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात को मैं मानने से इनकार करता हूँ। ज़्यादा मुसलमान गांधी के पीछे हैं, कांग्रेस के साथ जी, कांग्रेस के साथ हैं, तो मैं इनकी बात को क्यों मानूं। तो यहाँ से जिन्ना नाराज होते हैं। और तीसरी बात ये देखिए कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स जो जिन्ना के आसपास मंडराते रहते हैं, वो उनको धीरे धीरे प्रेरित करते हैं कि ये तो आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। तो वहाँ से चलकर अलग पाकिस्तान की मांग 1940 में जिन्ना लाहौर में रखते हैं। एक्चुअली 1930 में
चौधरी रहमत अली नाम के एक व्यक्ति थे जो लंदन में पढ़ रहे होते हैं। वो पहली बार पाकिस्तान शब्द का उनका इस्तेमाल नाम करते हैं। था जी। ठीक है, चौधरी रहमत अली, वो पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान, ऐसा मिलाकर वो करते हैं। तो 1940 में वो बात आती है और जिन्ना इसकी मांग रखते हैं। पर यहाँ बात एक आपको याद दिला दूं कि धीरे धीरे पहले तो मुसलमानों में केवल मुस्लिम लीग में केवल अपर कास्ट के लोग थे, धीरे धीरे वो कम्युनल मोबिलाइजेशन होता गया और उसी के साथ सभी मुसलमानों को दोष न दें, इसलिए मैं एक कॉशन यहाँ दे देता हूँ। जैसे जिन्ना साहब ने मांग रखी कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, अल्लाह बख्श जो एक बहुत बड़े लीडर थे सिंध के और मुसलमानों के भी बड़े लीडर थे, उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई मुसलमानों की और उसमें बहुत हजारों की संख्या में मुसलमान शामिल हुए और उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि हम मुसलमान पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं क्योंकि ये मांग हम मुसलमानों के, आम मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। खैर, ये दूसरी बात, यहाँ से जिन्ना साहब का एटीट्यूड जो है वो एक खतरनाक मोड़ पे जाता रहता है। इसलिए इसके बाद फिर वो जो खासतौर से कैबिनेट मिशन पे मैं आऊंगा, कैबिनेट मिशन जब आता है। यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहता हूँ यानी साहब, क्या उस समय ऐसा माहौल था, खासतौर से हिंदू महासभा, आरएसएस और दूसरे हिंदुत्ववादी संगठन या कांग्रेस के अंदर जो हिंदुत्ववादी नेता थे, उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया था कि मुसलमानों के अंदर ये डर बैठने लगा कि अगर देश आजाद हुआ तो उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, हिंदुओं की चलेगी, उनकी नहीं सुनी जाएगी, सत्ता में उनको साझेदारी नहीं मिलेगी। और ये जो डर था, ये इसको मुस्लिम लीग ने फैलाया भी और भुनाया भी, और फिर जिन्ना ने भी इसका नेतृत्व कर लिया। तो ये एक जेन्युइन डर था क्या, जो आज हम सच होते हुए भी देख रहे हैं? आज पिछले 7 सालों में जो देश की तस्वीर बदली है, उसमें भारत का मुसलमान बहुत डरा हुआ है और वो डर उस समय भी था। क्या इसको एक जोड़कर भी देख सकते हैं? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, पर उस समय जो खास तौर से कांग्रेस की मेजॉरिटी लीडरशिप थी, वैसे मैं बताऊं कि हिंदू सांप्रदायिकता हिंदू महासभा में थी, आरएसएस में थी और उसका एक तबका कांग्रेस के अंदर भी था। पर गांधी का प्रभाव इतना ज़्यादा था और नेहरू का प्रभाव, उनका जो इमेज था, पूरा देश एक्चुअली किसी कोई देश के मूल्यों को कोई प्रतिनिधित्व करता था तो वो गांधी और नेहरू थे। और यहाँ ब्रिटिश की चालाकी देखिए, ब्रिटिश कांग्रेस को हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे और मुस्लिम लीग भी इसी बात को मानने लग गई। तो आपकी बात में थोड़ी सच्चाई है, पर मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत किया जाता, खासतौर से नेहरू और गांधी के सिद्धांतों को मजबूत किया जाता, तो इस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति भी नहीं ज़्यादा पनपती, क्योंकि ये सांप्रदायिक राजनीति एक दूसरी सांप्रदायिकता का बहाना लेके भी खुद को मजबूत करती है। तो थोड़ा डर वो क्रिएट करते थे। कई ऐसे थे कांग्रेस के अंदर भी लीडर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे और मुसलमानों को विदेशी बताते थे, तो उसी का थोड़ा सा बहाना लेकर मुस्लिम लीग ने अपने आप को मजबूत किया। तो इसको मैं कहूँगा 50-50 इसमें सच है, पर पूरा सच मैं इसमें नहीं मानूंगा। पर जिन्ना की जिम्मेदारी यहाँ आती है कि कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने जो प्लान दिया कि केंद्र के पास केवल करेंसी रहेगी, डिफेंस रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, बाकी राज्य आज़ाद होंगे, और 3 ग्रुप्स में उन्होंने राज्यों को बांट दिया। और उसी के साथ साथ एक बनती है इंटरिम गवर्नमेंट, अस्थायी गवर्नमेंट, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री रहते हैं, पटेल गृह मंत्री रहते हैं और जो मुस्लिम लीग के ये फिनेंस मिनिस्टर रहते हैं। तो उस समय सरदार पटेल खुद इस बात को मानते हैं कि 2 चीज़ें हो रही थी जो बहुत मुश्किल थी। एक तो क्योंकि मुस्लिम लीग वाला फाइनेंस मिनिस्टर था तो वो सरकार को चलने नहीं देता था, हर जगह ब्लॉक कर देता था। तो यहाँ उनको एक लगा, और उसमें जिन्ना, तब तक जिन्ना ने काफ़ी एक सांप्रदायिक रंग अख्तियार कर लिया कि भाई पाकिस्तान बनेगा तो उसमें शरिया के हिसाब से चलेगा। ये अब सवाल तो ये है कि जिन्ना एक अकेले थे और पूरी मुस्लिम लीग में इस प्रकार के एलिमेंट्स छाए हुए थे जो ये बातें करते थे। तो इसलिए मैं अगर मूल्यांकन करूं तो खैर बाद में फिर
पार्टीशन के दूसरे हम पहलुओं को देखेंगे, उसमें बिल्कुल। नेहरू, पटेल और गांधी का क्या रोल रहा। और जहाँ तक जिन्ना का सवाल है, वो जब नेहरू ने कैबिनेट मिशन की सब बातों को रिजेक्ट कर दिया, तब जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि पाकिस्तान और नथिंग, ऐसा जो उनका था। जी और उसके बाद फिर उन्होंने जो खतरनाक कॉल दिया, डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया कलकत्ता का, फिर वो सांप्रदायिक दंगों का एक सिलसिला बढ़ गया। तो इसके लिए तो निश्चित रूप से मुस्लिम लीग जिम्मेदार है और उतनी ही हिंदू सांप्रदायिकता भी जिम्मेदार है। अब यहाँ एक बात है कि ये दोनों सांप्रदायिकता है जो थी वो बराबरी से लड़ रही थी। जब मैं और बराबरी से इनमें दोस्ती भी देखी गई, कई जगह इन्होंने मिलकर सरकार भी बनाई। जी, ये जो आपने कही ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच में कांग्रेस जो सरकार में थे, उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। तो सिंध में और बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई। पहले तो कांग्रेस ने जब इस्तीफा दिया तो कहा था गुड डिलीवरेंस, छुटकारा हो गया, बहुत अच्छा है। तो वो तो बहुत, खैर ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई वाला मामला है, किसको आप कितना दोष दें। उस समय तो दोनों को बराबर दोष देने की बात थी। और जिन्ना फिर इस बात पे अड़ गए। इसलिए जो अगर मूल्यांकन करें तो सरदार पटेल और नेहरू इस तरफ से उनको हम विस्तार में देखेंगे, पर जिन्ना का जो रवैया बाद में हो गया वो पूरा पूरा सांप्रदायिक हो गया, और वो भारत के पार्टीशन में एक फैक्टर के रूप में निश्चित रूप से गिना जाएगा। जी, यहाँ एक सवाल उठता है और बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर नेहरू या कांग्रेस ज्यादा एक्मोडेटिव होती, तो जिन्ना और मुस्लिम लीग को थोड़ा ज्यादा साथ लेकर चल पाती, तो शायद पार्टीशन नहीं होता। जिन्ना को सत्ता में साझेदारी चाहिए थी और कांग्रेस उस हद तक जाने को तैयार नहीं थी। ये भी गांधी के हवाले से कहा जाता है कि वो आगे बढ़कर नेहरू और पटेल और इन सबसे कहते थे कि जिन्ना को बना दो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और ये मामला खत्म करो। क्या ऐसा है कि कांग्रेस के या नेहरू पटेल के रवैये में कुछ अड़ियलपन था जिसकी वजह से जिन्ना को इस तरह से अड़ियल रुख अख्तियार करना पड़ा और ये पार्टीशन की नौबत आई? ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी ने खुद इस प्रस्ताव को रखा था कि हम जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है। पर सवाल यहाँ, ये जो व्यक्ति थे ये इन पदों से बहुत ऊपर थे, इस बात को मैं भी मानता हूँ। भले मैं उनकी आलोचना करूंगा, पर उनके इतने सीमित स्वार्थ वाले नहीं थे कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और होम मिनिस्टर। उनके सामने कुछ लक्ष्य थे और उनके सामने आइडियोलॉजी थी जो सकारात्मक या नकारात्मक थी। और नेहरू के सामने तो बहुत स्पष्ट उद्देश्य था कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म्स, ये नेहरू के सामने प्लानिंग था, नेहरू के चश्मे में था। और सरदार पटेल में था कि भाई इस देश को एक स्टेबिलिटी मिले और एकता मिले। जबकि मुस्लिम लीग इन दोनों चीज़ों के खिलाफ आड़े खड़ी थी। तो कारण ये नहीं है कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी, ये लोग कहते हैं, पर नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का, मेरे ख्याल से इन लोगों का पद प्रधानमंत्री वगैरह से बहुत ऊपर है, ये सभी लोग जो हैं। और मुख्य रूप से यहाँ आइडियोलॉजी का सवाल है। जो इंडियन नेशनलिज्म को नेहरू और पटेल रिप्रेजेंट करते थे, उसमें ये सब चीज़ें थी कि आखिर में हमें राष्ट्र क्यों बनाना है, हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन को लाना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखना है, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन करना है। ये सब चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसके लिए जिन्ना और मुस्लिम लीग, क्योंकि उनका क्लास बेस एक अलग प्रकार का था, वो इस बात के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए ये हुआ। और ये एक र्यूमर के रूप में फैलाया जाता है जिसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। जी, कन्यानी साहब, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो जिन्ना की मजार पर भी गए थे, वहाँ उन्होंने मत्था टेका था और जिन्ना को एक सेकुलर नेता बताया था, जिसके बाद आरएसएस उनको नापसंद करने लगा, उनको हाशिए में ढकेल दिया। तो आरएसएस की एक जरूरत है कि जिन्ना जैसा एक खलनायक उनके सामने हो और उनका इस्तेमाल वो भारतीय राजनीति में करे। तो लेकिन जब आडवाणी या जसवंत सिंह भी उनको उस तरह से नहीं देखते थे, तो ये क्या स्थिति है? क्या वो सचमुच में एक ऐसे नेता थे, बड़े कद के, पायदार, सेकुलर नेता, जो बाद में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनके दबाव में
और एक उनको मकसद मिल गया पाकिस्तान का, इस वजह से उस हद तक वो चले गए। अन्यथा उस तरह के व्यक्ति वो नहीं थे कि हम उन्हें एकदम से कालिक से पोत दें। ये इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ, और लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय जो कहा था उसमें सच्चाई भी है, क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्पीच दी थी कि अब हमें एक मुसलमानों को राष्ट्र मिल गया है, पर अब राज्य को आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, अपने मंदिरों में जाइए, अपने चर्च में जाइए। और इसीलिए उनके आग्रह पर पाकिस्तान के झंडे में हरे रंग के साथ एक वाइट स्ट्रिप, एक सफ़ेद स्ट्रिप भी है, वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो कई जगह पे मैं ये कहता हूँ कि जिन्ना परिस्थितियों के शिकार थे, वो मुख्य रूप से तो धर्म के इतने आगोश में नहीं थे, वो कोई दकियानूसी व्यक्ति भी नहीं थे, खुद भी प्रगतिशील थे, उनका भी अंतरजातीय विवाह हुआ था। खैर वो तो अंतरजातीय विवाह तो यहाँ के भी बहुत कम्युनल लोग भी कर रहे हैं, वो बात अलग है। पर ये जो दूसरा है कि वो कई बार लगता है कि उनकी सेक्युलर वैल्यूज कहीं थी, पर वो मजबूर हो गए कि मुस्लिम लीग का पक्ष मुझे रखना है, और ये बात को बीच बीच में वो मानने लग गए कि मुसलमानों के हित और हिंदुओं के हित ये अलग है। ये बीच बीच में इस में भी आए। तो व्यक्ति कोई बहुत सभी व्यक्ति कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, लोगों में विकास होता है, कुछ मूल्य बनते हैं, कुछ परिस्थिति के अनुसार, कुछ एम्बिशंस के अनुसार ये सब धारणाएं बनती हैं। तो लाल आडवाणी जी ने जो स्पीच कही थी वो बिल्कुल सच कहा था कि जिन्ना का एक सेकुलर चरित्र निश्चित रूप से था। पर उसमें सवाल है, और जी नहीं, उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ कि अब सवाल ये है कि बाद में पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद जो उनके चारों तरफ लोग थे वो एकदम कम्युनल थे, और वो चाहते थे कि जिन्ना साहब से कब छुटकारा मिले, क्योंकि वहां जाकर वो सेक्युलरिज्म को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। पर उनके चारों तरफ कौन थे? चारों तरफ तो पूरे कम्युनल लोग थे, मुस्लिम कम्युनल लोग थे, तो संभव ही नहीं था। आपका सवाल। जी अंतिम सवाल है, और ये बात बार बार उठती है कि जो 2 राष्ट्रों का सिद्धांत है वो जिन्ना ने दिया था, क्या ये सही है वैचारिक रूप से? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत पहले से जिन्ना के ये रूप धारण करने के बहुत पहले से 2 राष्ट्रों का सिद्धांत चल रहा था। चाहे वो लाला लाजपत राय की चिट्ठियों को देखें जिसमें वो 2 अलग देश बनाने की बात करते हैं, तो इसका दोष या श्रेय क्या जिन्ना को दिया जा सकता है? नहीं, 2 राष्ट्रों का जो थ्योरी है वो थ्योरी तो सबसे पहले मजबूती से विनायक दामोदर सावरकर ने रखी थी। उनकी जो 1923-24 की किताब है हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, उसमें वो कहते हैं कि यहाँ 2 राष्ट्र बसते हैं, इस देश में 2 राष्ट्र बसते हैं, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र। और मुस्लिम राष्ट्र क्योंकि छोटा है तो हिंदुओं के मातहत उनको रहना चाहिए, जो इनको स्वीकार्य नहीं था। जी, तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपने जिन्ना के बारे में मोटे तौर पर एक उनकी रूपरेखा समझ ली है, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी, फिर वो किस तरह से उनका कायाकल्प हुआ और कैसे वो पाकिस्तान के झंडा बरदार बन गए। कहीं ना कहीं उनके अभियान में, उनके सोच में परिवर्तन आया, खोट आया, जिसकी वजह से पार्टीशन की नौबत आई। तो एक तो कम से कम कुछ ना कुछ बड़े गुनाहगारों में से एक वो भी थे। बहरहाल आज की चर्चा यहीं खत्म करेंगे, लेकिन खत्म करने से पहले 2 निवेदन आपसे करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पसंद करें तो इसे जरूर अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें, ताकि ये जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारे प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि विभाजन की विभीषिका के बारे में लोग सही ढंग से जाने, तो इसका पर्पज भी इससे सिद्ध हो। और दूसरा निवेदन ये है कि अगर आपको इस एपिसोड में या इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। और अब हम अनुमति चाहेंगे। शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी साहब इस बातचीत के लिए, और धन्यवाद अपने दर्शकों का भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।